नमस्कार, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं संक्षेपण के बारे में। आपको बता दूं, संक्षेपण का प्रयोग कार्यालयी हिंदी के अंतर्गत आता है। साथ ही साथ स्वतंत्र रूप से भी हम लोग संक्षेपण का प्रयोग करते हैं। इस वीडियो में हम लोग संक्षेपण से जुड़े निम्नलिखित बिंदुओं पर एक एक करके विचार करेंगे। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं परिभाषा पर, अर्थात डेफिनेशन पर। देखिए, संक्षेपण से अभिप्राय या संक्षेपण की परिभाषा कुछ इस प्रकार प्रस्तुत की जा सकती है। संक्षेपण को अंग्रेजी में समराइजिंग, प्रेसी राइटिंग और प्रेसी भी कहते हैं। किसी भी लिखित या कथित विषय वस्तु को उसमें निहित तथ्यों के पूर्व अर्थ बोध के साथ कम से कम शब्दों में पुनर्निवेदित करने की प्रक्रिया को संक्षेपण या सार लेखन कहते हैं। अर्थात अगर हमारे पास कोई मटेरियल है जो बहुत बड़ा है, तो हम लोग उस मटेरियल के मुख्य मुख्य बिंदुओं को संक्षिप्त रूप में जब प्रस्तुत करते हैं, जिससे उसका मूल भाव नष्ट नहीं होता है, उसे ही हम लोग संक्षेपण या अंग्रेजी में समराइजिंग कहते हैं। अब आते हैं हम लोग दूसरे बिंदु पर, जो है संक्षेपण क्या है। देखिए, सरकारी, गवर्नमेंट, अर्ध सरकारी, सेमी गवर्नमेंट तथा गैर सरकारी, नॉन गवर्नमेंट कार्यालयों में आपत्तियों के निस्तारण कार्य अर्थात सेटलमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन वर्क किसी प्रार्थी को उत्तर भेजने हेतु, अर्थात किसी ने कोई उत्तर मांगा है, उसे उत्तर भेजने के लिए तथा विविध कार्यों में संक्षेपण या सार लिखने की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए, जब भी विचारार्थ बहुत से दस्तावेज अर्थात डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कागज पत्र होते हैं या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पेपर्स होते हैं, या विस्तृत पत्राचार तथा फाइलें होती हैं, या कई जगहों से एकत्र किए हुए विविध तथ्य और आंकड़े होते हैं, या किसी मामले से संबंधित उसका उलझा हुआ विवरण होता है, अथवा घटनाएं तथा क्रियाएं होती हैं, और जब भी विभिन्न व्यक्तियों, संस्थाओं और विभागों आदि के मंतव्यों आदि पर विचार करने की बात होती है, तब संक्षेपण आवश्यक हो जाता है। तो यहाँ हम लोग ये देख रहे हैं कि संक्षेपण क्या है और संक्षेपण की आवश्यकताएं कब पड़ती हैं। तो संक्षेपण की आवश्यकताएं, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिस हो, सेमी गवर्नमेंट ऑफिस हो या नॉन गवर्नमेंट ऑफिस हो, वहाँ पर संक्षेपण का कार्य किया ही जाता है। अब हम लोग देखते हैं संक्षेपण का कार्य कौन करता है। देखिए, प्रत्येक सरकारी, अर्ध सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयों में लिपिक, जिसे अंग्रेजी में क्लर्क कहते हैं, से लेकर उच्चतर अधिकारियों को कदम कदम पर संक्षेपण कार्य करना अथवा करवाना पड़ता है। सेवा में आने से पूर्व इन कर्मचारियों को विविध प्रशिक्षण दिए जाते हैं तथा प्रयोजन मूलक हिंदी का भी ज्ञान दिया जाता है। इस तरह कर्मचारियों को संक्षेपण तथा अन्य कार्यालयी हिंदी का ज्ञान हो जाता है। तो हम लोग ये जान पाते हैं कि संक्षेपण का कार्य क्लर्क से लेकर उच्च अधिकारी तक करते हैं, और संक्षेपण का कार्य करने की जो विधि होती है, उन्हें बाकायदे प्रशिक्षण के द्वारा सिखाया जाता है जब वो सेवा में या सर्विस में आते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं अगला बिंदु, जो है संक्षेपण का व्यवहारिक रूप। देखिए, गांधी जी के सामने जुल्मों और अत्याचारों की कहानियां पेश करने के लिए आने वाले पीड़ितों के दल गाम देवी के मणि भवन पर उमड़ते थे। महादेव उनकी बातों की संक्षिप्त टिप्पणियां तैयार करके उनको गांधी जी के सामने पेश करते थे और आने वालों के साथ उनकी रूबरू मुलाकातें भी करवाते थे। अर्थात ये जो संक्षेपण की प्रक्रिया है, लिखित रूप में तो होती ही है, मौखिक रूप में भी होती है। गांधी जी जब जनता दरबार लगाते थे या आम जनता की समस्याओं को खुद सुनते थे, उस समय गांधी जी के निजी सचिव महादेव भाई देसाई पहले उन
प्रार्थियों से मुलाकातें करते थे, उनकी समस्याओं को संक्षिप्त रूप में लिख लेते थे और गांधी जी से उनकी रूबरू मुलाकातें करवाते थे। इसी प्रकार जब आज के नेतागण जनता दरबार का आयोजन करते हैं तो उनके निजी सचिव भी याचकों से उनकी समस्याएं सुनकर उनका संक्षिप्त रूप प्रस्तुत कर नेता तक प्रेषित करते हैं। हम लोग ये देख सकते हैं, ये है महादेव देसाई जी और ये गांधी जी। तो संक्षेपण का हम लोगों को व्यवहारिक रूप भी देखने को मिलता है। अब हम लोग देख लेते हैं संक्षेपण के प्रकार कितने हैं। देखिए, संक्षेपण के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं: स्वतंत्र संक्षेपण, प्रवाहमान संक्षेपण, तालिका या सारणीबद्ध संक्षेपण, स्वतः पूर्ण संक्षेपण। हम लोग इन सभी प्रकार के संक्षेपणों पर एक एक करके विचार भी करेंगे। अच्छा, अब हम लोग आते हैं अगले बिंदु पर, जिस पर हम लोग विचार करेंगे कि संक्षेपण की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है। तो देखिए, संक्षिप्तीकरण या संक्षेपण का पहला गुण विस्तार से बचना है। अर्थात जब आप किसी भी सामग्री को संक्षिप्त रूप दे रहे हैं तो विस्तार से बचिए। अनावश्यक और अप्रासंगिक अंशों के लिए इसमें बिल्कुल स्थान नहीं है। अर्थात जितना हो सके आप इसे स्क्वीज्ड फॉर्म में, स्मॉल रूप में, छोटे रूप में आपको प्रस्तुत करना है। आवश्यक तथ्यों की काट छांट करते समय इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि कथन का मूल भाव नष्ट न हो, उसमें विचारों की समग्रता हो। अर्थात जब हम उसे संक्षिप्त रूप देने की प्रक्रिया में संलग्न हो रहे होंगे तो इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि मूल भाव नष्ट नहीं होना चाहिए, विचारों का प्रवाह बना रहना चाहिए, उसकी क्रमबद्धता कहीं खंडित ना हो। अर्थात उसका जो ऑर्डर है, क्रॉनिकल ऑर्डर, वो बरकरार रहना चाहिए। संक्षेपण में स्पष्टता होना आवश्यक है। विचारों का तारतम्य बनाते समय इसका ध्यान देना आवश्यक है कि विचारों में कहीं उलझन न पैदा हो। संक्षेपण की भाषा सरल एवं प्रवाहपूर्ण होनी चाहिए। वाक्य छोटे छोटे तथा व्याकरण सम्मत हो, अर्थात ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसमें कोई एरर ना हो और जितना संभव हो सके सेंटेंस छोटे छोटे हो। तो ये संक्षेपण की प्रमुख विशेषताएं हैं। अगर संक्षेपण इन सब मापदंडों के हिसाब से किया जाता है तो वह श्रेष्ठ संक्षेपण कहलाता है। अब हम लोग एक उदाहरण देखते हैं। देखिए, संक्षेपण बहुत प्रकार की सामग्रियों के साथ किया जा सकता है, चाहे वो पत्र हो, चाहे वो किसी की वार्ता हो, चाहे वो कोई अनुच्छेद हो, चाहे वो कोई डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे वो कोई आंकड़ा हो। यहाँ पर हम लोग एक पत्र का संक्षिप्तीकरण करने जा रहे हैं। देखिए, ये पत्र है। इस पत्र को हम लोग इस तरीके से देखते हैं। देखिए, ये पत्र है। पत्र भेजने वाले हैं सुरेश कुमार, जो है सचिव प्रौढ़ शिक्षा केंद्र के और रहते हैं सहारनपुर में। और इन्होंने किसे भेजा है? ये प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश शासन शिक्षा विभाग लखनऊ को भेजा है। और ये चाहते क्या है? ये चाहते हैं कि इनकी जो प्रौढ़ शिक्षा केंद्र सहारनपुर में है उन्हें अनुदान अर्थात कुछ ग्रांट दिया जाए। और इसके लिए इन्होंने इतना लंबा पत्र लिखा है। आप वीडियो को पॉज करके इस पत्र को जरूर पढ़िए, तब आपको पता चल जाएगा कि जब हम लोग इसका संक्षिप्तीकरण करेंगे तो कहीं पर भी मूल भाव नष्ट नहीं हो रहा है। और इन्होंने 80,000 रुपये की वार्षिक अनुदान दिए जाने की मांग की है। ये देखिए, और साथ ही साथ इन्होंने संलग्नक अर्थात इसमें क्या क्या एनक्लोज किया है, तो सिर्फ एक ही चीज इन्होंने एनक्लोज किया है, आय स्रोत से संबंध सूचना पत्रक। अर्थात ये किस तरीके से फंड मैनेजमेंट करते हैं या फंड रेज करते हैं उसके बारे में एक डिटेल इन्फॉर्मेशन इन्होंने दिया है। अब हम लोग इसे कैसे संक्षिप्तीकरण करते हैं, देखिए, एक पत्र को आप चाहे तो स्वतंत्र रूप से, सारणीबद्ध रूप से, स्वतः पूर्णतः रूप से या प्रवाहमान रूप से, चारों तरीके से आप उसका संक्षिप्तीकरण कर सकते हैं। इसे हम लोग 2 तरीके से संक्षिप्तीकरण करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसे सारणीबद्ध रूप में संक्षेपित करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने सारणी अर्थात टेबल बना दिया। क्रम संख्या, पत्र संख्या 240, तिथि 30/3/2023,
प्रेषक का पता, प्रेषक का नाम व पता, तो देखिए सुरेश कुमार ने भेजा था। कौन है ये? सचिव है। कहाँ के? प्रौढ़ शिक्षा केंद्र। कहाँ के? सराहनपुर के। अब देखिए प्रेषिती का नाम व पता अर्थात जिसे भेजा गया रिसिपिएंट, तो देखिए प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश शासन शिक्षा विभाग लखनऊ, इन्हें भेजा गया है। और संक्षिप्त विषय में क्या लिख दिया गया है? निवेदन करते हुए कि शहर में प्रौढ़ शिक्षा को वार्षिक 80,000 रुपये का अनुदान स्वीकृत किया जाए। अब देखिए मान लीजिए कोई सरकारी कार्यालय है और वहाँ पर प्रतिदिन बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं और जो संबंधित अधिकारी है उसके पास इतना समय नहीं है कि वो सारे पत्रों को पढ़े, तो वो अपने निजी सचिव को, अपने सेक्रेटरी को ये कहेगा कि इन सब पत्रों का सारणीबद्ध संक्षेपण मुझे प्रस्तुत करके दीजिए। तो अब देखिए वो इतना पढ़ लेगा और पढ़ लेने के बाद इस आधार पर वो उस पत्रों पर कार्रवाई करेगा। तो ये थी सारणीबद्ध संक्षेपण और इसी का हम लोग देख लेते हैं प्रवाह संक्षेप अथवा निरंतर संक्षेप क्या होता है। देखिए सचिव श्री सुरेश कुमार प्रौढ़ शिक्षा केंद्र सराहनपुर ने अपने पत्र दिनांक 30 मार्च 2023 द्वारा प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश शासन शिक्षा विभाग लखनऊ से यह निवेदन किया है कि उक्त केंद्र को शासक द्वारा 80,000 रुपये की वार्षिक अनुदान की स्वीकृति दी जाए। उन्होंने यह भी सूचित किया है कि यह केंद्र प्रौढ़ को शिक्षित करने के साथ साथ उन्हें शिक्षा से संबंध फिल्म आदि दिखाने की भी व्यवस्था करता है, जिससे वे ज्ञानार्जन की ओर प्रेरित हो सके। प्रौढ़ शिक्षा केंद्र विविध कार्यकलापों तथा आय के स्रोत से संबद्ध एक सूचना पत्रक भी संलग्न किया गया है। तो देखिए ये प्रवाह संक्षेपण या निरंतर संक्षेपण का एक अनूठा एग्जाम्पल है। अब हम लोग आ जाते हैं, देखिए वो है संक्षेपण की विधि। सर्वप्रथम जिसका संक्षेपण करना है उसे आद्योपांत पढ़े तथा केंद्रीय विचार या केंद्रीय विषय के शीर्षक रूप में अभिव्यक्त करे, मूल के सार, तर्क और तथ्यों को रेखांकित करें तथा संक्षेपण से पूर्व यह निश्चय कर ले कि संक्षेपण का कौन सा प्रकार अपनाना है। देखिए जिस सामग्री को हम लोगों को संक्षेपित करना है, हम लोगों को एक हाइलाइटर की मदद से उसके मूल बिंदुओं को रेखांकित करते जाना है। साथ ही साथ हम लोगों को ये भी निर्णय ले लेना है कि उक्त सामग्री को किस प्रकार के संक्षेपण में ढाला जाए। संक्षेपण अन्य पुरुष की भाषा में करे तथा यह ध्यान रखे कि उसका आकार मूल का तिहाई रहे। मूल के महत्व को देखते हुए संक्षेपण 1/3 से भी कम या थोड़ा अधिक कर सकते हैं। अर्थात जब हम किसी सामग्री का संक्षेपण कर रहे होंगे तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि अगर वो सामग्री 100% है तो हम लोग उसे 33% तक लेकर आएंगे। साथ ही साथ भावों की समग्रता होगी, कोई अलंकारिक भाषा नहीं होगी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि हम लोग इसमें थोड़ा सा कम बेसी चलेगा, लेकिन ऐसा ना हो कि ये 100% है और हम लोग संक्षेपण में 60% कर रहे हैं। संक्षेपण में भाषा अलंकारिक के स्थान पर सहज, सरल, स्पष्ट तथा प्रभावोत्पादक हो। कार्यालयी भाषा में मुहावरे, सूक्तियों आदि का प्रयोग वर्जित है, परंतु साहित्यिक अवतरण आदि के संक्षेपण में मुहावरे, सूक्तियों तथा सामासिक शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए सामान्य तौर पर जब संक्षेपण का कार्य किया जाता है तो ऑर्नामेंटल लैंग्वेज या अलंकारिक भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता, सहज, सरल तथा प्रभाव उत्पादक भाषा का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर हम लोग किसी साहित्यिक अवतरण का ही संक्षेपण कर रहे हैं तो वहाँ मुहावरे, सूक्तियों और सामासिक शब्दों का प्रयोग करना लाजमी है। संक्षेपण में व्यास शैली के स्थान पर समास शैली का प्रयोग करें। व्यास अर्थात विस्तृत और समास अर्थात संक्षिप्त शैली का प्रयोग करें। जैसे मैं बोलूँगा दही में डूबा हुआ वड़ा, तो इतना लंबा लिखने के स्थान पर हम लोग अगर केवल लिख देंगे दही वड़ा तो काम हो जाएगा। इसे हम लोग कहते हैं सामासिक शैली। संक्षेपण में भाषा संकोच और अर्थ संकोच की प्रवृत्ति प्रखर और मुखर रखें। भाषा संकोच और अर्थ संकोच अर्थात हम लोग स्क्वीज्ड फॉर्म में, भाषा भी स्क्वीज्ड फॉर्म में रहे और अर्थ भी स्क्वीज्ड फॉर्म में रहे, इसे
इस टेंडेंसी को फॉलो करते हैं। संक्षेपण करने के बाद उसे आद्योपांत अर्थात शुरू से लेकर अंत तक पढ़ें। पढ़ने के उपरांत यदि ऐसा लगे कि मूल के कुछ तथ्य छूट गए हैं या कुछ अनावश्यक जुड़ गया है, तो मूल से जो तथ्य छूट गए हैं उन्हें जोड़ें तथा जो अनावश्यक लगे उसे काट दें। देखिए, जब पहली बार आप किसी भी मूल सामग्री का संक्षेपण करते हैं तो उस संक्षेपण को एक बार आपको पुनः पढ़ लेना है। पढ़ लेने के बाद अगर आपको ये लगे कि इसमें कुछ अनवांटेड चीज़ जुड़ गया है और जो इम्पोर्टेंट था वो हट गया है, तो पुनः उसमें आपको काम करने की आवश्यकता है। तो ये है संक्षेपण की विधि। अब हम लोग इस विधि के आधार पर एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, ये जो उदाहरण है ये इसे हम लोग प्रवाहमान संक्षेपण या स्वतंत्र संक्षेपण के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। इसे अगर हम लोग देखेंगे तो ये लगभग 200 शब्दों का है। आपसे निवेदन है कि आप इसे वीडियो को पॉज करके जरूर पढ़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं इसका प्रवाहमान संक्षेपण क्या होगा। ये देखिए इसका संक्षेपण। याद रखिएगा, जब भी हम लोग कोई साहित्यिक संक्षेपण करते हैं तो उसका शीर्षक देना अनिवार्य सा हो जाता है। तो देखिए, हम लोग जो मूल सामग्री पढ़े उसके आधार पर हम लोगों ने ये तय किया कि इसका जो शीर्षक हो सकता है वो होगा ज्ञान की नित्यता और जातियों का उत्थान पतन काल की गति के अनुसार होता है। आज की उन्नत जातियां कालांतर में नष्ट हो जाती हैं, लेकिन उनके अर्जित ज्ञान नष्ट नहीं होते। आने वाली जातियां उस ज्ञान से यथेष्ट लाभ उठाती हैं। महाप्रलय में जब संसार मात्र नष्ट हो जाता है तब भी ज्ञान किसी अलौकिक शक्ति में स्थान प्राप्त कर लेता है, अर्थात नष्ट नहीं होता। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि इतने बड़े सामग्री को, देखिए इतनी बड़ी सामग्री को हम लोगों ने महज 50 से 60 वर्ड में संक्षिप्त रूप प्रदान कर दिया। अब हम लोग देख लेते हैं तीसरा उदाहरण। देखिए, क्रोध शांति भंग करने वाला मनोविकार है, तो इसको अगर हम लोग देखें तो ये 200 प्लस है और इसका संक्षिप्त रूप देखिए और भी संक्षिप्त है। क्रोध नाश का कारण है। देखिए, क्रोधी व्यक्ति जिस पर क्रोध करता है उसे भी क्रुद्ध कर देता है। इससे शांति भंग होती है और यह कभी कभी नाश का कारण भी बनता है। सभी शास्त्रों में इस पर नियंत्रण की बात कही गई है, परंतु यह एक सीमा तक ही आवश्यक है, संक्षिप्त रूप में। अब हम लोग देख लेते हैं उदाहरण नंबर 4। तो देखिए, साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी है। ये भी देखिए बहुत बड़ा है। इसका संक्षिप्त रूप, साथ ही साथ हम लोगों ने इसे शीर्षक दिया है हिम्मत और जिंदगी। हिम्मत जिंदगी के लिए महत्वपूर्ण है। इससे मानवता को रोशनी मिलती है। साहसी व्यक्ति किसी की परवाह न करते हुए सदैव अपने मार्ग पर चलते रहता है और अपने जीवन को सफल कर लेता है। हिम्मत के बिना जिंदगी का कोई मोल नहीं। अच्छा, अब हम लोग देख लेते हैं परिभाषाएं, अर्थात बड़े बड़े राइटर्स ने संक्षेपण की क्या क्या परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं। तो देखिए, संक्षेपण किसी लिखित सामग्री के आधारभूत तथ्यों का सुनियोजित संक्षिप्त इतिवृत्त है, वर्णन है। JBC बर्नार्ड, संक्षेपण वह रचना रूप है जिसमें समाज शैली के माध्यम से किसी रचना का सार तत्व उपस्थित हो जाता है। तीसरा एक देख लीजिए, संक्षेपीकरण को हम किसी बड़े ग्रंथ का संक्षिप्त संस्करण, बड़ी मूर्ति का लघु अंकन और बड़े चित्र का छोटा चित्रण कह सकते हैं। तो ये संक्षेपण की कुछ प्रमुख परिभाषाएं थी और इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि हम लोगों ने लगभग सभी बिंदुओं पर एक एक करके विचार कर लिया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हम पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।